हाइड्रोकार्बन चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एल्केन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम 4 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे ये चारों टाइप के हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो एक तरह से अलग अलग चैप्टर की तरह हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इन सभी को एक चैप्टर के अंडर में यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में ही दिया हुआ है। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो वो 5 पॉइंट्स या 5 टॉपिक्स के अंडर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले में हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे एल्केन अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले एल्केन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में मेनली नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएमपी भी बोलते हैं। थर्ड जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी और लास्ट में यूजेस पढ़ते हैं। इन पांचों पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स जो हैं या 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सेकंड जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इन्हीं 2 पॉइंट्स के अंडर में आती हैं। तो ये 5 पॉइंट्स के अंडर में हम हर एक टाइप के हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। देखो हाइड्रोकार्बन की अगर आप बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो है वो उसके वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स। कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। उन सभी कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक कार्बन है और उसके साथ में 4 हाइड्रोजन जॉइन हो जाए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 वैलेंसी सारी की सारी हाइड्रोजन से अगर सेटिस्फाई हो जाए तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन फॉर्म होता है। इसी तरह से अगर कार्बन के साथ में एक और कार्बन ज्वाइन हो जाए और जो दोनों कार्बन हैं उनकी वैलेंसी रिमेनिंग वैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएं तो यहां पे दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास बनता है इथेन। इसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ना होकर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए और रिमेनिंग वैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन से पूरी हो जाएं तो ये हमारे पास इथीन बन जाता है। इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ना होकर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए और रिमेनिंग वैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएं तो ये इथाइन फॉर्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, इन सभी कंपाउंड्स में आप देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी कि ये सभी कंपाउंड्स जो हैं वो क्या हैं, हाइड्रोकार्बन ही है। लेकिन इन सभी हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उनके बीच में डिफरेंस है। आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इस कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसके बेसिस पे ही हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं। ठीक है। अब बात करें हाइड्रोकार्बन्स का नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में बहुत सारे टाइप के हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनका मिक्सचर मिलता है, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो सारे के सारे मिक्सचर के फॉर्म में पेट्रोलियम में अवेलेबल होते हैं। जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इन सभी हाइड्रोकार्बन्स को अलग अलग या फिर शॉर्ट फॉर्म में मिक्सचर्स को, यानी कि अगर इस हाइड्रोकार्बन में 100 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं तो जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो या तो इंडिविजुअल हाइड्रोकार्बन को या फिर जैसे 2 और 3 कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड जो है उनके मिक्सचर को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। पेट्रोलियम में से जो सबसे पहला जो सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे पहला जो कंपोनेंट निकल सकता है वो होता है CH4 यानी कि मीथेन। और मीथेन का यूज जो हम करते हैं ऑटोमोबाइल्स में वो करते हैं CNG के फॉर्म में। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा कुछ LPG जो होती है हमारे घरों में जो एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें बेसिकली ब्यूटेन और प्रोपेन, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन मेनली इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिक्सचर होता है। इसके अलावा और अगर बात करें जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, उनका स्टेट गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्टेन या ऑक्टेन, नॉन डेकेन, इस तरह के यानी कि C8 से C10 तक के जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो सारे के सारे किसमें मिलते हैं, आपके केरोसिन हो गया, केरोसिन या फिर पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के अलावा डीजल हो गया, इन सभी में क्या मिलते हैं, आपके C8 से C10 तक हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल रिसोर्स है डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स का। और ये पेट्रोलियम कहां से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है। क्लियर।
पहला यूज हो गया। दूसरा हम बात करें कि जो ये होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन का यूज किस में किया जाता है? पॉलीमर्स के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। जैसे सबसे सिंपलेस्ट अगर हम बात करें वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथीन को जब हम पॉलीमराइज कर दें, इथीन को जब पॉलीमराइज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? पॉलीथीन बनेगा। पॉलीथीन का यूज आप बैग, पॉलीथीन बैग जो होते हैं जो घरों में भी यूज होते हैं, उसको वो ही पॉलीथीन बैग होते हैं। तो ये एक किसका पॉलीमर है? हाइड्रोकार्बन, इथीन का ही पॉलीमर है पॉलीथीन। इसके अलावा पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, ये भी हाइड्रोकार्बन्स का ही पॉलीमर्स होते हैं। इसके साथ साथ में हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सॉल्वेंट, पेंट्स में सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जैसे डाइज हो गए या ड्रग्स या मेडिसिन हुए, तो इनके भी स्टार्टिंग मटेरियल जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो इन सभी बातों से हमें यह समझ में आता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। इसीलिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, जिससे इसका और आगे हम यूटिलाइज कर सके, आगे हम इसका यूज कर सके। तो इसके लिए हाइड्रोकार्बन्स हमें पढ़ना है, तो हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी क्लासिफिकेशन की। तो हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन जो है वो किसके ऊपर कर सकते हैं? बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो होता है वो होता है डिपेंडिंग अपॉन कार्बन कार्बन बॉन्ड। मतलब दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो किस तरह का है, उसके बेसिस पे हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला टाइप का जो होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम बोलते हैं एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं? एल्केन्स। या फिर दूसरा जो बोल सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो। अब मल्टीपल बॉन्ड क्या क्या हो सकते हैं? मल्टीपल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये दोनों ही टाइप के जो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम बोलते हैं एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। और थर्ड टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक स्पेशल टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एरोमेटिसिटी मिलती है। इनमें मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ में कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं जिनकी वजह से ये इनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो बेंजीन होता है, जिसमें डबल बॉन्ड जो होते हैं वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगे होते हैं। यहाँ पे हम बेंजीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन बेंजीन के अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। उन सभी कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हमें बेंजीन के बारे में ही पढ़ना है। एरोमेटिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी शो कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। इसको जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे उससे पहले एरोमेटिसिटी के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन के ड्यूरिंग समझाई हैं, वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब हम एल्केन के बारे में बात करेंगे तो एल्केन्स जो होते हैं वो अगेन दो टाइप के हो सकते हैं। एल्केन्स जो होंगे वो कैसे होंगे? एल्केन आपके एक तो ओपन चेन एल्केन्स हो सकते हैं जिनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एलिफेटिक एल्केन्स बोलते हैं, और दूसरे टाइप के जो होते हैं उनको क्लोज चेन या साइक्लिक एल्केन्स बोल सकते हैं, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो ओपन चेन या फिर यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। सेम एल्कीन्स भी जो होते हैं वो ओपन चेन और क्लोज चेन या साइक्लिक हो सकते हैं, एल्काइन भी इसी तरह से हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हमें यहाँ पे अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, यानी कि जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो ओपन चेन एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो एल्केन के बारे में है। एल्केन जो एल्केन कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले वाली कैटेगरी, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सारे के सारे वो 5 पॉइंट जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एल्केन्स जो होते हैं उसका इंट्रोडक्शन। तो देखो, एल्केन जो होता है, एल्केन जैसा कि आपको पता ही है, अभी हमने बात ही की है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। सबसे सिंपलेस्ट जो एल्केन पॉसिबल है वो होता है CH4। हालांकि यहाँ पे एक ही कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की बात यहाँ पे नहीं होगी। ये सबसे सिंपलेस्ट या सबसे प्राइमरी जो पार्ट है वो है मीथेन। मीथेन जो होता है वो एक एल्केन ही होता है। अगर एल्कीन या एल्काइन की बात करेंगे तो 1 कार्बन की एल्कीन या एल्काइन पॉसिबल नहीं होती, 1 कार्बन की सिर्फ एल्केन ही पॉसिबल होता है। अब कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन में अगर यहाँ पे CH4 का देखोगे तो CH4 जो है उसमें
इस तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है जिसमें कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो जो 4 वैलेंसीज कार्बन की हैं उन सभी पे हाइड्रोजन अटैच होता है। अगर हम इससे हायर एल्केन बनाना चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मीथेन है, मीथेन के ही सब मीथेन में जो हाइड्रोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन होने से नेक्स्ट एल्केन ऑब्टेन हो सकता है। मतलब इस हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन लगा दिया जाए तो नेक्स्ट एल्केन हमारे पास मिल जाएगा। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, तो ऐसे ही रहे, ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह एक हाइड्रोजन मतलब इस हाइड्रोजन को एक कार्बन रिप्लेस कर दे और कार्बन की वैलेंसी अगेन 4 होती है, तो रिमेनिंग वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से ही हम पूरी कर देंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ये जो कंपाउंड बना दूसरा वाला C2H6, ये एक तरह से CH4 से ही क्या हो सकता है, डेराइव हो सकता है, यानी कि CH3H। ये H जो है उसने किसको क्या, इस हाइड्रोजन को एक कार्बन से रिप्लेस कर दिया, और कार्बन अकेला रिप्लेस नहीं करेगा, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन और आएंगे जब हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो। ठीक है, तो एक तरह से मिथेन से हमारे पास क्या बन गया, इथेन बन गया। अच्छा, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो इसके नेक्स्ट एक और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक और एल्केन फॉर्म हो जाएगा। किस तरह से बनेगा, देखो इस यहाँ पे इस हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे CH3, एक तरह से ये एक हाइड्रोजन जो है उसको हटाने के लिए कार्बन और 3 हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं, तो यहाँ पे CH3 बन गया। ये हाइड्रोजन ऐसे कैसे रहा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऐसे कैसे, और ये पहले ही हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन गया, C3H8 बन गया। ठीक है, इसी तरह से आगे और भी हम हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का एक कॉमन नेम होता है पैराफिन्स। पैराफिन्स जो होता है वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये एल्केन्स जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी होता है, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए इन कंपाउंड्स को या एल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया एक कार्बन से, तो दूसरा हाइड्रोकार्बन हमारे पास बनेगा C2H6। इसी तरह से इसमें से भी एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह कार्बन ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा C3H8। इसके बाद एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो C4H10 बन जाएगा। इसी तरह से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए हम क्या कर सकते हैं, न्यू कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये इस तरह की जो एक सीरीज बनती है, ये एल्केन्स जो होते हैं ये सभी के सभी एल्केन्स ही हैं, और इन सभी ये जो हैं एक तरह की सीरीज हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम इनको एक जर्नल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन को यहाँ पे n मानूं, नंबर ऑफ कार्बन को n मानूं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2n+2। तो जर्नल फॉर्मूला अगर हम एल्केन्स का लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं CnH2n+2। तो ये एक होमोलोगस सीरीज जो होती है, यानी कि ये कोई कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जितने भी कंपाउंड्स एक सीरीज के होते हैं, एक टाइप के जिनमें बॉन्ड होते हैं या एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की कुछ और क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे 2 कंसेक्यूटिव होमोलॉग्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, 2 कंसेक्यूटिव होमोलॉग्स के बीच में कितना होगा, CH2 का डिफरेंस। अगर इसको मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में लिखना चाहें तो कार्बन का होता है 12 और 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो 2 कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन जो हैं उनके बीच में 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। अब ये 2 कंसेक्यूटिव, ये फर्स्ट और सेकंड की बात कर ली, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव में भी ले सकते हो। इन 2 कंसेक्यूटिव के बीच में भी जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, CH2 का। ये 2 कंसेक्यूटिव का बीच में भी डिफरेंस होगा CH2 का। 2 कंसेक्यूटिव होने चाहिए, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे C3 से C4 की बीच बात की या C2 से C3 के बीच की बात की, ऐसे 2 कंसेक्यूटिव के बीच में CH2 का ही डिफरेंस होगा। एक होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग सेम होती हैं, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप या फिर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड जो होता है वो सेम होता है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कंसेक्यूटिवली चेंज होती हैं। मतलब इनिशियली जो कंपाउंड्स होंगे वो गैसियस होंगे, फिर बाद में C5 के बाद में यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, C5 के बाद C8 के बाद में C13 के बाद में क्या हो जाएगा,
सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एल्केन के लिए बात किया, C1 से लेके C4 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके गैसेस स्टेट में होता है। C5 से C13 तक आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं और C13 के बाद सॉलिड होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक होमोलोगस सीरीज के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जिनको हम होमोलोग भी कहते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती हैं। तो ये हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में बात की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर, जो मीथेन है सबसे पहला मेंबर है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ में यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे, BSEPR में हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालोगे तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो इनके बीच इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमें पता है कि उसका ज्योमेट्री जो होती है, इस कार्बन की ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी आपकी टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल अगर होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.5 डिग्री, है ना, 109.5 डिग्री एंगल होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स के बीच में, ये वाला तो मैंने ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे ये एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर ये वाला है। यहाँ पे देखो कि ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है 109 डिग्री एंड 5 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने बात कर ली किसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हमें करनी है वो है कि देखो अगर मैं बात करूं कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये तो मीथेन की बात हुई। अगर मैं थोड़ा सा इथेन को एनालाइज करूं, इथेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा, इस तरह का इथेन का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का इथेन का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्या है आपके सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन इन दोनों सिग्मा बॉन्ड्स में डिफरेंस है। ये BSEPR में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बनते हैं ये C2H5 में बॉन्ड किस तरह बनेंगे। अब ये जो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन सा वाला, ये सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, ये कैसे बना है, इस कार्बन का एक ऑर्बिटल होता है sp3, क्योंकि यह sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये भी कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। जबकि यहाँ पे ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा sp3, और ये हाइड्रोजन है, इसका अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है s। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बना है। अब दोनों की ओवरलैपिंग जो है वो अलग अलग हैं, दोनों की ओवरलैपिंग जब अलग अलग हैं तो यहां पे इनकी बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होगी। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये बॉन्ड लेंथ होती है 154 एंगस्ट्रॉम, 154 एंगस्ट्रॉम। जबकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 112 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ये वाली बात कि दोनों के जो ओवरलैपिंग है, दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग डिफरेंट होने की वजह से दोनों की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो गई, जबकि दोनों ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अच्छा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती तो वो एल्कीन में पढ़ेंगे वैसे, तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो 1.20 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जैसे जैसे इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्लियर। अच्छा, ये एल्कीन में ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो अलग होती है, वो 112 नहीं होती, वो 110 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिड जो ओवरलैपिंग होगी वो एल्कीन में sp2 और s में होगी, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। खैर वो सारी आगे बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट बात वो है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म ये वैसे तो आपको अलग से चैप्टर में पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है सभी क्लासेस का, एल्केन्स का भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप, प्लेलिस्ट में चेक करो। नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में हर एक क्लास वाइज मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया है, वहां पे एल्केन साइक्लो एल्केन सभी का नोमेनक्लेचर पढ़ाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे एक बार। चाहे तो डिटेल में आपको पढ़ना है तो उन वीडियो से जाके पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको जितना यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो तो मैं सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता ही दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो देखो यार, नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। मेनली दो ही तरीके हैं, एक है कॉमन नेम सिस्टम, एक तो कॉमन नेम सिस्टम है, और दूसरा है आईयूपीएसी। तीसरा भी होता है डेराइव्ड नेम सिस्टम। ठीक है, डेराइव्ड नेम सिस्टम उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, यहाँ एनसीईआरटी में जो चीज़ें दे रखी हैं वो मेनली कॉमन नेम सिस्टम और आईयूपीएसी ही दे रखी हैं, तो हम इनकी ही बात कर लेते हैं। वैसे डेराइव्ड नेम सिस्टम भी अपने आप में एक सिस्टम था, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। खैर, कॉमन नेम सिस्टम की अगर हम बात करें तो कॉमन नेम सिस्टम वैसे तो इसका कोई सिस्टम नहीं होता। कॉमन का मतलब होता है जनरल सिस्टम है, इसका कोई सिस्टम नहीं है, नो सिस्टमेटिक मैनर बोलते हैं इसको। लेकिन कॉमन नेम सिस्टम में भी इनिशियली जो सब सिस्टम दिया गया, या यूं कहें कि इसको भी दो तरह से हम पढ़ सकते हैं, या दो तरह से ही पढ़ते हैं, सिस्टम ए के अकॉर्डिंग कॉमन नेम और सिस्टम बी के अकॉर्डिंग कॉमन नेम। सिस्टम ए के अकॉर्डिंग कॉमन नेम क्या होता है इसको समझो। सिस्टम ए के अकॉर्डिंग कॉमन नेम का मतलब है कि इसमें जो नेम्स दिए गए वो किसके बेसिस पे दिए गए, सोर्स के बेसिस पे, कि कोई कंपाउंड जिस सोर्स से मिला उस सोर्स के बेसिस पे। जैसे मिथेन है, CH4 है, तो CH4 को हम क्या बोल देते हैं, मार्स गैस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। मार्स गैस क्यों बोलते हैं मार्स गैस, क्योंकि CH4 जब सबसे पहले डिस्कवर हुई या देखी गई वो मार्सी प्लेसेस यानी कि दलदल से ऑब्टेन हुई थी, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, मार्स गैस बोल दिया। ठीक है, अच्छा ये, या फिर सोर्स के अलावा किसके नेम दे सकते हैं, कोई कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बेस पे दे सकते हैं। कोई साइंटिस्ट ने अगर उसको डिस्कवरी किया है तो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे भी उसका नेम दे दिया जाता है। तो पहला कॉमन नेम जो है वो बड़ा ही ऐसा है कि जिसमें कोई सिस्टम नहीं है, ये सोर्स के बेसिस पे या प्रॉपर्टी के बेसिस पे या साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे इस तरह से कॉमन नेम दे दिए गए थे। ठीक है, इसके कॉमन नेम जो होते हैं इस सिस्टम में, ए सिस्टम में वो बहुत कम नेम होते हैं। दूसरा जो सिस्टम है, सिस्टम बी जो है वो थोड़ा सा सिस्टेमेटिक है। सिस्टेमेटिक कैसे, देखो इसमें जो है वो किसके बेसिस पे दिए गए, स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, है ना, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे। तो जो हम अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बात करें तो पहले कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। सिस्टम बी में कैसे दिए गए, जैसे सबसे पहला CH4 है, तो CH4 का नेम क्या दिया, मिथेन। CH4 का तो स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है तो स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे, मिथेन। इसी तरह से दूसरा जो है वो दिया गया C2H6। C2H6 का भी स्ट्रक्चर CH3 यही होगा, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। और इसमें दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज करते हैं और AN लगाएंगे, एल्केन, तो इथेन बोल दिया है इसको। तीन कार्बन है, C3H8 बना, C3H8। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, CH3 CH2 CH3। अब इसका नेम क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 के लिए रूट वर्ड जो होता है वो प्रोप होता है और ANE लगाया, प्रोपेन हो गया। यहां तक तो कोई अलग नेम नहीं है, ये कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों ही सेम ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें C4H10 की, C4H10 की बात करें तो C4H10 में दो स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, CH3 CH2 CH2 CH3। एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है CH3 CH3 CH, या ऐसे CH और CH3। ये एक दूसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। दोनों का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C4H10 ही होगा, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए। अब इन दोनों के IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों अलग अलग दिए जाते हैं। देखो कॉमन नेम जो दिया जाता है, ध्यान से समझना इस बात को, कॉमन नेम जो दिया जाता है सिस्टम बी के अकॉर्डिंग वो कैसे देते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है कंपाउंड में, जैसे इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और इसमें भी कितने हैं, 4 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे दिया जाता है, उसमें कोई ब्रांच ब्रूंच इनके बारे में कुछ बात नहीं होती। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसका कितना हुआ, 4 हुआ, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ब्यूटेन लिखेंगे।
और यहाँ पे इसमें भी, इस कंपाउंड में भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 ही हैं, तो इसका नाम भी क्या लिखेंगे हम, ब्यूटेन लिखेंगे। अब दोनों ही ब्यूटेन हो गए तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, दोनों की स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि इनका स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब कुछ सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसमें क्या दिया गया कि इनके आगे कुछ प्रीफिक्सेस लगाए गए। तो प्रीफिक्सेस में सबसे पहला जो सिस्टम दिया गया था वो दिया गया था भाई एन आइसो नियो का सिस्टम, कि भाई प्रीफिक्सेस जो हैं वो एन लगा दो, आइसो लगा दो, या फिर क्या लगा दो, नियो लगा दो। एक सिस्टम ये दिया गया। जब इनसे भी काम नहीं बना, मतलब अभी तो 4 कार्बन 5 कार्बन तक तो ये एन आइसो नियो से काम चल जाता है ना, 5 कार्बन का एल्केन होगा तो उसमें भी एन आइसो नियो से चल जाएगा, लेकिन 6 कार्बन के जब आप एल्केन्स बनाओगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उसमें एन आइसो नियो भी कम पड़ जाएंगे। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट सिस्टम बनाएगा सेकेंडरी और टर्सरी लगा दो भाई, सेकेंडरी और टर्सरी लगा दो, एन आइसो नियो लगा दिया कुछ के आगे, कुछ के आगे एन सेकेंडरी टर्सरी लगा दिया। और तीसरा एक और सिस्टम बनाया गया था एक्टिव, है ना, जब और ज्यादा आगे जाओगे 8 9 पे जाओगे तो यहां पे एक्टिव वर्ड भी लगा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया ये वाली बात। तो ये 3 सिस्टम बनाए गए, जिसमें से पहला जो सिस्टम है उसको आप पहले एक बार समझ लीजिए। एन कब लगाएंगे, आइसो कब लगाएंगे, नियो कब लगाएंगे। देखो एन का मतलब है सिंपल सा कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन जो है उसमें कोई भी ब्रांच ना हो, जैसे ये वाला हाइड्रोकार्बन है इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। ब्रांच का मतलब सीधे सीधे कार्बन, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन 2 कार्बन से यहां पे जुड़ सकता है, जैसे ये वाला कार्बन है, लेकिन इसमें कोई ब्रांच नहीं बन रहा। जैसे ये तीसरे कार्बन से जुड़ गया, ब्रांच बन गई, तो ब्रांच नहीं बनेगी, है ना। एक ही जगह से किसी भी कार्बन से जाओ, ऐसे यहां जा सकते हो या जहां जा सकते हो, सिंपल सा, कोई ब्रांच नहीं होगी, तो उस के लिए हम क्या वर्ड लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। अच्छा, आइसो कब लगाएंगे, जब टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन है, उससे सेकंड नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हो। अब आप कहेंगे कि ये भी तो मिथाइल ग्रुप है, ये तो भाई स्ट्रेट चेन हो गया ना, ये तो स्ट्रेट चेन है। सबसे पहले स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करो और उसमें देखो कि यहां पे कोई भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल कार्बन है इस केस में और ये भी है, किसी भी को भी टर्मिनल कार्बन बोल देना, ठीक है। तो टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर के कार्बन पे, ये सेकंड नंबर का कार्बन है, इस पे एक मिथाइल ग्रुप है। अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो क्या लगाएंगे, आइसो लगाएंगे। और अगर 2 मिथाइल ग्रुप हो, एक मिथाइल ग्रुप होगी तो आइसो, 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो नियो। तो यहां पे तो एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, आइसो वर्ड लगा देंगे। तो ये हो गया आइसो ब्यूटेन, ये हो गया एन ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, एक नियो वाला भी आप करके देख ले, नियो वाला भी यहां पे दिया हुआ है, वैसे यहां पे लिखा बना हुआ है, लेकिन मैं यहां पे बना देता हूं। जैसे C5H12 है, अब C5H12 के आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला स्ट्रक्चर तो आप सिंपल सा इसी तरह से बना दोगे जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं हो, तो 5 कार्बन जो हैं वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है इसमें एक ब्रांच हम कर दें, देखो एक ब्रांच हमने कर दी CS3, ये वाली ब्रांच कर दी, और रिमेनिंग जो है वो हमने ऐसे के ऐसे लिख दिए। अच्छा, तीसरा जो है उसमें हम 2 ब्रांच कर दें, 2 ब्रांच कर दो, यहाँ पे एक CS3 C और CS3 CS3 और CS3। अच्छा, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या, बना के देखो, नहीं पॉसिबल होगा, यही स्ट्रक्चर बन पाएंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कॉमन नेम सिस्टम की, अभी IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं हम, कॉमन नेम सिस्टम। तो कॉमन नेम सिस्टम में तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं पूरे कंपाउंड में। तो इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, और इसमें भी 5 कार्बन है, तो सबका नाम क्या होगा, पेंट। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो सबका जो नेम होगा वो तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम पेंटेन ही होगा, पेंटेन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट डिफरेंट है तो उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इनके आगे कुछ वर्ड लगाएंगे, प्रीफिक्सेस लगाएंगे। तो वही पहला सिस्टम सबसे पहले एन आइसोनियो वाला सिस्टम है, तो एन आइसोनियो लगाओ। तो ये तो स्ट्रेट चेन है, कोई इसमें अनब्रांच्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन वाला है, तो इसके लिए तो क्या लगाएंगे, नॉर्मल यानी कि एन। अच्छा, यहां पे देखो टर्मिनल कार्बन ये, और इससे सेकंड नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो। और यहां पे देखो टर्मिनल कार्बन, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, किसी को मान लो, या इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को भी मान लो, मैंने ये मान लिया तो ये एक स्ट्रेट चेन हो गई। और इस टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप ये,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नियो बोलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन, इसका हो जाएगा आइसोपेंटेन और इसका हो जाएगा नियोपेंटेन। अच्छा, इसके आगे चल के कुछ एक्सेप्शंस भी थे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना। सारे एक्सेप्शंस वगैरह मैंने यार डिटेल में कवर करा रखे हैं। अगेन वही, अगर मैं इसको नॉमेनक्लेचर को यहाँ पे पढ़ाने लग गया तो वो पूरा एक लेक्चर नॉमेनक्लेचर में निकल जाएगा। तो डिटेल में पढ़ना तो वहां चले जाओ, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये तो हमारी बात हुई किसकी, कॉमन नेम सिस्टम की। नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट सिस्टम है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। बेसिकली 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन जो होगी वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, यानी कि उसमें मैक्सिमम नंबर में कार्बन होने चाहिए। साथ में ही जो साइड चेन है यानी कि एल्काइल ग्रुप जो होंगे वो भी मैक्सिमम या हाईएस्ट होने चाहिए। सेकंड रूल है नंबरिंग इन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। जो पहली स्टेप में हमने पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट की है उसमें नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो साइड चेन है यानी कि एल्काइल ग्रुप जो हैं उनको मिनिमम नंबर दिया जाए। और थर्ड स्टेप में हम हाइड्रोकार्बन का नेमिंग लिखेंगे। हम यहाँ पे एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस एल्केन्स का नेम लिखने का फॉर्मेट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड और लास्ट में सफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही दो तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स में हमें एक ही टाइप का सफिक्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं 1 डिग्री 2 डिग्री वाले पे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सफिक्स की या प्रीफिक्स की। तो देखो यहां पे प्रीफिक्स जो होगा, प्रीफिक्स किस तरह से लिखा जाएगा, यहां पे प्रीफिक्स जो लिखा जाएगा वो एल्काइल ग्रुप से लिखा जाएगा, यानी कि जो साइड चेन है यानी कि एल्काइन जो है उसके लिए लिखा जाएगा प्रीफिक्स। जैसे अगर एक कार्बन का एल्काइल है तो उसके लिए हम लिखेंगे मिथाइल। अगर 2 कार्बन का अगर एल्काइल या साइड चेन है तो उसके लिए हम लिखेंगे इथाइल। अच्छा, इथाइल और मिथाइल लिखने से पहले हमें नंबर लिखना होगा, यानी कि ये मिथाइल या एक कार्बन की चेन जो है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ी हुई है। तो पहले हम नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका नेम लिखेंगे। अगर एक ही टाइप की चेन जो है यानी कि जैसे मिथाइल जो है, मिथाइल 2 सेम मतलब मिथाइल 2 जगह प्रेजेंट है, तो हम दोनों नंबर्स को अलग अलग एक लिखेंगे। पहले एक नंबर लिखेंगे जिस नंबर पे मिथाइल है, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे जिसमें मिथाइल प्रेजेंट है, और मिथाइल के आगे डाई वर्ड लगा देंगे। डाई कब लगाएंगे, जब 2 मिथाइल होंगे। ट्राई कब लगाएंगे, जब 3 मिथाइल होंगे। 4 अगर मिथाइल्स हैं तो टेट्रा वर्ड लगाएंगे, यानी कि अगर सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उन एल्काइल ग्रुप्स के आगे डाई, ट्राई या टेट्रा वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें लिखना है रूट वर्ड, और रूट वर्ड में हमें क्या लिखना है, मिथ, एथ, प्रोप। ये रूट वर्ड्स होते हैं, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सारे के सारे रूट वर्ड्स होते हैं। एक कार्बन के लिए मैथ लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। ये सारी चीजें आप जानते हैं। और लास्ट में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सफिक्स हमारे पास लग जाएगा एन। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको जो बता रहा हूं उनको एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे मैं इसका ही एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाला जो फॉर्मूला लिख रहा है इसको ही मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे CH3, CH2 या CH3 और CH3 ये कंपाउंड है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। ये सिलेक्शन कर लिया पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का। अच्छा, दूसरा सिलेक्शन आप ये भी कर सकते हो, दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों में ही 3 कार्बन है, और जैसे ही ये वाली करोगे तो ये साइड चेन छूट जाती है। अगर मैंने ये वाली की है तो यहाँ पे एक साइड चेन ये हो गई है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन। स्टेप नंबर 2 या रूल नंबर 2 में क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का कहां से करेंगे, जहां से इस जो साइड चेन जो है उसको मिनिमम नंबर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों ही साइड से यहाँ पे तो सेम टाइप के नंबर दिए जाए ना, चाहे यहां से दे लो चाहे यहां से दे लो, किसी भी साइड से देंगे तो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है यानी कि एल्काइल ग्रुप जो है उसको 2 नंबर ही मिल रहा है। सपोज मैंने यहां से नंबरिंग कर दी, आप उल्टा भी करके देखेंगे तो नेम सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर जो थर्ड स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट वही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिथाइल का नेम लिखेंगे। ये क्या है, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे और प्रीफिक्स में साइड चेन को लिखेंगे। साइड चेन का नेम है मिथाइल। कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन के 2nd नंबर पे, तो हम लिखेंगे 2 और लिखेंगे मिथाइल। हमने लिखा 2 मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 3, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप, तो हमने लिखा प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे इन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, देख लो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन ये लिखा हुआ है।
दूसरा कोई भी और एग्जांपल ले लो, सिंपल सा, ये तो सिंपल है, इसको तो लिख ही दोगे। इसको ले लेते हैं, ये वाला जो कंपाउंड है इसका एग्जांपल ले लें 4 कार्बन का, ये वाला जो हमने आइसोपेंटेन लिखा था। आइसोपेंटेन इस तरह से बनाया था, आइसोपेंटेन। ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 रखेंगे, पेंटेन है, आइसो है तो ये टर्मिनल कार्बन लिया और इससे सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, है ना, इस तरह से। तो इसका अगर हम IUPAC नेम लिखना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन, ये वाला कर दिया। अब हम नंबरिंग करेंगे सेकंड स्टेप में। नंबरिंग कहां से कर सकते हो? या तो यहां से कर सकते हो या यहां से कर सकते हो। लेकिन अगर यहां से नंबरिंग करोगे, मैं दोनों साइड से करके बता देता हूं, 1 2 3 4। या फिर दूसरा तरीका, दूसरा कहां से करोगे आप? यहां से 1 2 3 और 4। अब देखो, अगर मैं इधर वाली, ये वाली अगर नंबरिंग सेलेक्ट करता हूं नीचे वाली, तो यहां पे मिथाइल ग्रुप जो 3 नंबर के कार्बन पे, और ऊपर वाली कर रहा हूं तो मिथाइल ग्रुप जो है वो 2 नंबर पे है। तो कौन सी वाली होगी जिसमें मिनिमम नंबर मिले एल्काइल को? तो पहली वाली, ऊपर वाली सही है, नीचे वाली जो है वो नंबरिंग गलत हो गई। ये IUPAC में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतना डिटेल में मैं बता रहा हूं कि अगर किसी ने स्टार्ट ही किया है, डायरेक्ट इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको भी समझ में आ जाए, इसीलिए मैं यहां से इतनी बात बता रहा हूं। बाकी अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, बस रिवीजन हो रहा है आपका। आप डायरेक्ट अपने आप से नेम लिखें और आगे बढ़ें, ठीक है। अब नेम लिखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है? यहाँ पे ये मिथाइल है, तो मिथाइल कौन से नंबर के कार्बन पे? इसको भूल जाना भाई, ये वाले हमने कट कर दिया तो इसको भूल जाओ। ऊपर वाला मिथाइल कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे मिथाइल लेगा, 2 मिथाइल। और यहां पे फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में? 4 हैं, तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सफिक्स हम लगाएंगे एन, तो हमारा नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। इसका भी नेम लिख सकते हो, इसका नेम भी मैं लिख के बता देता हूं। नियोपेंटेन जो हमने लिखा था, नियोपेंटेन का IUPAC नेम किस तरह से लिखेंगे? जैसे CS3 CS3, ये CS3 और यहां पे भी CS3। अब अगेन वही स्टेप्स करेंगे, सबसे पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग किधर से भी करोगे, दोनों तरफ से नंबरिंग जो होगी सेम ही आएगी, 3, ये आ गई। अब इसका नेम लिखना है तो ध्यान से समझना, यहां पे 2 नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल ये है और 2 नंबर के कार्बन पे भी मिथाइल ये है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक बार ही 2 लिखते हैं, नहीं, आपको 2 बार 2 लिखना पड़ेगा ना भाई। 2 मिथाइल हैं तो 2,2 है ना, 2 मिथाइल हो गई। या तो आप एक बार चाहें तो, अगर बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं, चाहें तो आप ऐसे लिखो 2 मिथाइल, फिर दोबारा भी क्या है, एक मिथाइल और है ना, तो उसकी भी पोजीशन लिखोगे 2 मिथाइल, ऐसे लिखो, और उसके बाद आगे वाला प्रोसेस। अब 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 बार ना लिख के हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर को बता देते हैं भाई 2 नंबर पे 2 मिथाइल हैं, तो 2 और ये मिथाइल मिथाइल दोनों सेम ही है ना, तो हम इसके लिए लिख देते हैं डाई मिथाइल। क्या लिखते हैं? डाई मिथाइल। फिर हम रूट वर्ड लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में 3 हैं, तो हम लिखेंगे प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हमारे लिए लगेगा एन, तो हमारे नेम हो जाएगा नियोपेंटेन का 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। IUPAC में ये रूल्स आपने याद रख लिए, तो बस इतने से रूल से ही आपका कोई भी कंपाउंड का नेम लिख सकते हो। तो ये हमने बात कर ली IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। अगर एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो एल्केन्स में मेनली चेन आइसोमर्स बनते हैं या फिर पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं। देखो यार, आइसोमेरिज्म को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। आइसोमेरिज्म जो होती है, वैसे तो पूरा चैप्टर ही अलग से पढ़ते हैं हम, लेकिन यहां पे NCERT में हर एक चीज को उस चैप्टर के साथ में दिया हुआ है। आइसोमेरिज्म जो है उसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होते हैं, एटम्स का अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलते हैं। इसीलिए 2 तरह के आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो कई तरह की होती है। सबसे पहले होती है चेन आइसोमेरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये सारे के सारे होते हैं। अब हम एल्केन के बारे में बात करें तो एल्केन में जनरली 2 ही तरह की आइसोमेरिज्म मिलती है, यानी कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगेन फर्दर क्लासीफाई की जाती है 2 टाइप्स में, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें तो एल्केन्स होते हैं वो कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स देते हैं, यानी कन्फर्मर्स बनते हैं इसके। ये कन्फर्मर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो कन्फर्मर्स में से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, और इसीलिए यहाँ इस चैप्टर में कन्फर्मर्स जो है वो आगे डिटेल में दे रखी है। पूरा 1 लेक्चर लूंगा मैं उसमें और आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो जितने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इस चैप्टर में से रिएक्शंस में से बनने की होती है क्वेश्चन, उतनी कन्फर्मर्स में से भी होती है। तो कन्फर्मर्स में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे हम चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को पढ़ लेते हैं पहले। देखो यार, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, या आइसोमेरिज्म का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सा है। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, ऐसे 2 और मोर देन 2 हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो। किसकी वजह से, चेन की वजह से। जैसे अभी हमने जैसे बात की ब्यूटेन की बात की, इसमें C4H10 ये था, है ना। अब इसमें एक तो चेन है पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, जो हमने अभी IUPAC में पढ़ी है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन एक तो इसमें 4 कार्बन की हो। दूसरा जो है इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन की हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी दोनों का, इसका भी C4H10 है और इसका भी C4H10 है, तो इनकी दोनों की चेन जो है पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन इसमें 4 कार्बन की है और इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन की है। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगा, इसीलिए तो इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। साथ साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो आइसोब्यूटेन, और यहां पहले दे रखे हैं ये एन ब्यूटेन। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट इसका 273 केल्विन है, किसका, एन ब्यूटेन का। और आइसोब्यूटेन जो है इसमें एक ब्रांच हो गई है, तो इसका जो होगा वो कितना हो गया, 261। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में चेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गई। इसी तरह से पेंटेन का मैंने एग्जांपल बताया था, C5H12, ये C5H12 है। C5H12 में हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, CH3, CH2, 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 CH3, है ना, ये CH2 एंड CH3। ये भी C5H10 है, इसको हम N पेंटेन बोलते हैं। ये N पेंटेन क्या होता है मैंने अभी बता ही दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन लिख के मैं सिर्फ इतना ऐसे इसका स्केलेटल ही बना देता हूं, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। स्ट्रक्चर इसका भी अलग हो गया, इसमें एक चेन बन गई, C5H12, C5H12। और अगर यहां पे इस तरह से ब्रांच बन जाए तो इसको हम बोलते हैं नियो। तो नियो, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये तीनों जो है इनका फॉर्मूला C5H12 ही होता है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट किसकी वजह से हुई है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन 5 कार्बन की है, इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन 4 कार्बन की है, और इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन 3 कार्बन की है। तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इनको, चेन आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इनके भी देख लो, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो गए भाई। देखो एन पेंटेन का 309 केल्विन, आइसोपेंटेन का यहाँ पे 301 केल्विन, और नियोपेंटेन का 282.5 केल्विन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो गई, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे हम, आइसोमर्स बोलेंगे। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है पोजिशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि पोजीशन डिफरेंट हो जाए। किसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है भाई, एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो एल्केन में तो सिर्फ जो साइड चेन जो हमने बात की है, ये वाली जो एल्काइल की बात की है साइड चेन की, ये डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल ले रखा है, एन हेक्सेन, हेक्सेन का एग्जांपल लिया है C6H14, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, है ना, ये पॉसिबल है। तो यहां पे C4H14 में टोटल ये ब्रांच बन गई है भाई, है ना। यहां पे एक ब्रांच की ये और ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स हैं। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 6 कार्बन की चेन है और इसमें टोटल
5 कार्बन की चेन है, दोनों क्या हो गए, चेन आइसोमर्स। लेकिन यहां पे ये जो है, ये मिथाइल की बात करें तो यहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से करेंगे। अब ये मिथाइल जो है वो यहां पे शिफ्ट हो जाए, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 2 नंबर से उठ के कौन से पे चली गई है, मिथाइल 3 नंबर पे। अब कार्बन चेन तो इनकी 5-5 की है ना दोनों में, देखो 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, लेकिन दोनों का क्या चेंज हो गया भाई, दोनों में इस मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई, ये मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई, और मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई तो ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे आपके, पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहलेंगे इनको, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, समझ में आया क्या। अच्छा यहां पे देखो ये वाले अगेन इनके साथ में, फर्स्ट के साथ में सेकंड चेन आइसोमर, फर्स्ट के साथ में थर्ड चेन आइसोमर्स, ठीक है, सेकंड और थर्ड आपस में पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा यहां पे इसके बाद इसके साथ बात करें, थर्ड और फोर्थ आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स, क्योंकि यहां पे कितने कार्बन की चेन है भाई, 4 कार्बन की है ना, 4 की है 5 की है, और यहां पे कितनी की गई, 4 की हो गई। तो ये क्या हो गया आपके चेन आइसोमर्स, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 के ही है, लेकिन ये मिथाइल जो है, एक मिथाइल, ये वाली मिथाइल जो है अगेन यहां पे चली गई, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन चेंज हो गई ना, नेम से इंडिकेट हो रहा है, चेन जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है अगर वो चेंज हो रही है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा है तो चेन आइसोमर्स, और अगर पोजीशन चेंज हो रही है, जो सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन आइसोमर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइसोमेरिज्म। अच्छा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जैसे ही आएगा वो आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट। यहाँ पे कुछ चीजें और दे रखी हैं यार, यहाँ पे कार्बन के टाइप दे रखे हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, है ना, क्वार्टरनरी कार्बन। इसी तरह से हाइड्रोजन भी होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं कोई एग्जांपल्स लेके समझा देता हूँ। चलो यहाँ पे कहाँ पे समझाऊँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। चलो देखो इस तरह का मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जहाँ पे तीनों तरह के आपके पास क्या आ जाए, CH2 CH CH3 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 और यहाँ पे CH3। ये एक मैंने कंपाउंड लिया जिसमें मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा कार्बन जो अदर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। बहुत सिंपल। अच्छा ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो, देखो ये कार्बन जो है वो एक इधर कार्बन से जुड़ रहा है, एक इधर, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, और इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा ये जो कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाला कार्बन बात करूं, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ये जो कार्बन है ये पिंक कलर का जो मैंने किया, ये एक इधर से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है, ये 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। और ऐसा कार्बन जो अलग 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, जो ये वाला है, कौन सा, ब्लू से कर देता हूं, ये जो कार्बन है ये एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी, और 3 डिग्री को टर्सरी, और 4 डिग्री कार्बन को क्वार्टनरी कार्बन बोलते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अच्छा 1 डिग्री पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री पे जो हाइड्रोजन होते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री पे जो हाइड्रोजन होते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा 4 डिग्री कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, सारी के सारी कार्बन से जुड़ गए तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता। तो ये आपका समझ में आ गया होगा किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन और आपसे हाइड्रोजन पूछे जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। यहां पे एक चीज और दे रखी है कि जब हम इसकी बात कर रहे थे, किसकी, एल्काइल्स की बात कर रहे थे, तो एल्काइल्स जो होते हैं उनसे डिफरेंट टाइप के क्या बन सकते हैं, आइसोमर्स या एल्काइल्स बन सकते हैं। जैसे हमने डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स तो पढ़े ही ना, ये वाले आइसोमर्स तो पढ़े ही हैं। अब इनमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार समझना है इसको, कि अगर कोई एल्केन है मतलब एल्केन का मतलब जैसे मैं CH4 ही ले लेता हूं, CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और CH3 बन जाएगा। ठीक है। तो इसको एल्केन बोलते हैं, इसको एल्केन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। ये रेडिकल होता है, रेडिकल, और रेडिकल होता है तो इसको हम बोलते हैं R, इसको क्या बोल देते हैं, R। तो हम इस एल्केन को कैसे लिख सकते हैं, R, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये RH हो गया।
और एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा आपका एल्काइल, और एल्काइल रेडिकल, तो रेडिकल है तो R है ना। तो जितने भी एल्काइल है मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल। तो डिफरेंट टाइप के एल्काइल्स बन सकते हैं। अगर यहाँ पे बात की, जो हमने बात की थी एन ब्यूटेन बनाया है या आइसोब्यूटेन बनाया है, तो उनमें अलग अलग टाइप से हाइड्रोकार्बन से हम अलग अलग टाइप के एल्काइल ग्रुप भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे C5H11, जैसे C5 अगर हम एल्केन बनाए C5 का CnH2n+2, यही फॉर्मूला लगाएं, Cn की वैल्यू 5 है, 2n+2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। तो ये हुआ हमारे पास पेंटेन, और पेंटेन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये बनाएगा हमारे पास C5H11, एक एल्काइल ग्रुप बन गया। ये पेंटाइल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, पेंटाइल। अब ये तो पेंटाइल का क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पेंटाइल के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। जैसे C6H14 के इसके कितने बनेंगे, अलग अलग पेंटाइल बन जाएंगे, है ना। वो सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे ये देखो यहाँ पे, ये पेंटेन था, पेंटेन में से जो एक हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बनेगा, नॉर्मल पेंटाइल बनेगा। इनके आईयूपीएसी नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कॉमन नेम की लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप यहाँ से निकला, इसी तरह से जो एन ब्यूटेन था उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन से निकलेगा तो ये एक तरह का रेडिकल बन जाएगा, इससे निकलेगा तो ये तीसरे टाइप का रेडिकल्स बन जाएगा। तो यानी कि ये तीनों रेडिकल किससे बने, एन पेंटेन से बने, ये तीनों एन पेंटेन से बने। इसी तरह से आइसोपेंटेन से बनने वाले जो रेडिकल्स होंगे, 3 रेडिकल जो है आइसोपेंटेन से बन जाएंगे, और एक ही टाइप का रेडिकल जो है, ये 3 है, और एक ही टाइप का रेडिकल जो है वो किससे बनेगा, आपका नियोपेंटेन से फॉर्म होगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो ये इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एल्काइल्स बना सकते हैं। ये आप एक बार इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एल्काइल जो है उस पर अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप भी लग सकते हैं। जैसे OH बन गया तो ये एल्कोहल बन गया, COOH बन जाता तो वो क्या बन जाता आपका, एसिड बन जाता, क्लोरीन लग जाता तो हेलोजन बन जाता। इस तरह के इनके जो फ्री वैलेंसीज हैं इनके ऊपर क्या लग सकते हैं आपके एक तरह इनके डिफरेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं। ये एल्काइल्स फ्री रेडिकल्स, सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, रेडिकल्स बन गए, एल्काइल रेडिकल्स फॉर्म हो गए। क्लियर है, समझ में आया। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। वैसे इसको जो चैप्टर है यूनिट 12 उसमें ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करता हूँ, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और भी कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके नेम आप लिख के देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसको रोक के सभी के नेम लिख के देखिए। ये जो नेम है वो उनमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है भैया ना, अलग से कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको रूल्स बताए उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग आप इनका नेम लिख सकते हो। अब आपने आईयूपीएसी नेम लिखना तो सीख लिया है ना। अब आपको अगर आईयूपीएसी नेम दे दिया जाए, आप स्ट्रक्चर बनवाएं आपसे, तो वो कैसे होगा, रिवर्स कैसे करना है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में रिवर्स मतलब आपको नेम दे दिया जाता है और प्रोडक्ट पूछते हैं तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कोई भी नेम लिख देते हैं, जैसे इनका नेम तो आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर लीजिए इनका। जैसे यहाँ पे एक नेम कोई सा भी ले लो, जैसे मैं इसका सॉल्यूशन ले लेता हूँ, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये वाला आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे का बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ मैं। कौन सा एग्जाम्पल लिया, कौन सा, कोई भी ले लेते हैं। जैसे EF2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2244 टेट्रा मिथाइल, और क्या था लास्ट में, टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये ऐसे नेम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह से कोई नेम लिखा हुआ है, ये आईयूपीएसी नेम है किसी कंपाउंड का, और इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, कैसा क्या करना होगा। सबसे पहले रूट वर्ड देखिए, इसमें रूट वर्ड कहाँ होगा, सफिक्स से जस्ट पहले जो होता है रूट वर्ड होता है। पेंट यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, पेंट का मतलब है कि यहाँ पे 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हो गए। एन जो है वो बता रहा है कि कार्बन जो है, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन उनमें सिंगल बॉन्ड ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल मतलब 4 मिथाइल लिख रहे हैं, और उनकी पोजीशन क्या है 2 2 4 4, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, नंबरिंग कर लो,
जैसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5, आपकी मर्जी है आप यहां से नंबरिंग करें या यहां से नंबरिंग करें, आपकी मर्जी है, क्योंकि जहां से नंबरिंग करोगे उसी नंबर पे हम कार्बन ऐड कर देंगे। देखो अब यहां पे 4 कार्बन लगाने हैं, टेट्रा का मतलब 4 मिथाइल लगानी है, मिथाइल मतलब CH3, मिथाइल CH3 होती है। कौन से नंबर के कार्बन पे? 2 तो लगानी है आपको CH3 पे, एक ये लगा दिया CH3, एक ये लगा दिया सेकंड नंबर के कार्बन पे, और 2 ही लगानी है आपको किस पे? 4th नंबर के कार्बन पे। और रिमेनिंग जो वैलेंसीज हैं कार्बन की वो सभी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। जैसे पहला जो कार्बन है उस पर एक वैलेंसी तो कंप्लीट है, रिमेनिंग 3 वैलेंसी लगानी है तो हाइड्रोजन 3 लगा दिए। इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है 4, इसकी देखें तो यहां पे CH2 लगा देते हैं, यहां पे इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है और इसकी CH3 लगा देते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। कोई भी नेम लिखेंगे आप वहां पे आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के लिए क्वेश्चन पूछ रखा है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, कोई सा करो इस तरह का तो मैंने अभी करके बता दिया, इसको और बता देता हूँ। यहाँ पे 2,5 डाइमेथाइल हेक्सेन, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करो? यहाँ पे रूट वर्ड आइडेंटिफाई करो। रूट वर्ड क्या है? हेक्स। हेक्स का मतलब 6 कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की चेन हो गई। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि सफिक्स एन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डाई मिथाइल है, मतलब 2 जगह मिथाइल लग रही है, और वो कौन सी है? 2 और 5। अब 2 5 यहाँ पे अपने हिसाब से कहीं पे भी कर लो आप, जैसे यहाँ पे मैंने किया 1 2 3 4 5 6। अब 2 कौन से नंबर वाला हुआ? ये वाला, तो यहाँ पे एक मिथाइल लगा दो। और 5 कौन सा है? ये वाला, तो यहाँ पे भी एक मिथाइल लगा दो। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। रिमेनिंग जो है कार्बन्स उनको सबकी हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? पहले कार्बन पे CH3, यहाँ पे 1 2 3 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पे CH, यहाँ इस 3rd नंबर के कार्बन पे 2 वैलेंसी पूरी है तो CH2, 4 नंबर के कार्बन पे भी 2 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पे भी CH2, 5th नंबर पे 3 वैलेंसी पूरी है तो CH, और 6 नंबर पे एक ही वैलेंसी कंप्लीट है तो CH3। देख लो यही फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? किसी भी स्ट्रक्चर से फॉर्मूला बना सकते हो। अगर फॉर्मूला दिया हुआ है या स्ट्रक्चर दी हुई है उससे आप IUPAC नेम लिख सकते हो। आई होप आपको ये एल्केन्स का बेसिक या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इसको स्टार्ट करेंगे और कन्फर्मर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।